नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 से संबंधित इकाई 1 का हिंदी का भौगोलिक विस्तार टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का विषय हमारा होगा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो नमस्कार प्रतिमा जी, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार, इसके अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां आएगा। तो पहले बात करेंगे उपभाषाओं की। तो शुरू करते हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी उत्तर भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और उत्तर भारत एवं मध्य भारत के 10 प्रांतों में बोली व समझी जाती है। तो आज से कोशिश की है कि आपको कुछ जो फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम थी, कुछ वर्ड्स थे जो गलत हो जा रहे थे, तो वो ना मिले। हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है उसके अंतर्गत आपको हिंदी की भाषाएं पढ़ना है। तो हिंदी उत्तर भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। ज़्यादातर लोग हिंदी को बोलते हैं उत्तर भारत और मध्य भारत में, और ये 10 प्रांतों में लगभग बोली व समझी जाती है। भारत के 10 प्रांतों के नाम नीचे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड। तो हिंदी इन सभी प्रांतों में, राज्यों में बोली जाती है। ये 10 प्रमुख प्रांत हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि हम सभी बोलियों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है बहुत दूर दूर तक है और भारत से अलग भी इसका प्रयोग होता है। जो अलग कई सारे देश हैं वहाँ पर भी हिंदी का प्रभुत्व है, जिसमें यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सभी हैं, तो वहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन जो प्रमुख हिंदी प्रदेश में जो बोली जाती है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस संपूर्ण भूभाग को हिंदी क्षेत्र या हिंदी प्रदेश कहा जाता है। तो जहाँ हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है उसे हिंदी क्षेत्र या हिंदी प्रदेश कहा जाता है। और इन सभी राज्यों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, भले ही उसका क्षेत्रीय रूप कुछ भिन्न क्यों ना हो। तो यानी क्षेत्रीय जो रूप है उसका, क्षेत्रीय जो भाषा होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं, पर उन्हें हिंदी प्रदेश ही कहा जाएगा इन राज्यों को। अब बात करते हैं हिंदी की उपभाषाएं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, हिंदी की उपभाषाएं। तो हिंदी के अंतर्गत जो 5 भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था और आज हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं जिन्हें हिंदी में क्षेत्रीय रूप या भेद कहा जाता है। तो जब ये हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो 5 भेद हैं इसके, उपभाषाएं जो हैं, इन्हें हिंदी में क्षेत्रीय रूप कहा जा सकता है या क्षेत्रीय भेद कहा जा सकता है, क्योंकि इन सभी राज्यों के बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और यहाँ ये जो हिंदी का व्यवहारिक अर्थ है जिसमें हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां भी सम्मिलित हैं। तो पहले देख लेते हैं उपभाषाएं। तो उपभाषा में होगी पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा और बिहारी उपभाषा और पहाड़ी उपभाषा। ये 5 जो हैं उपभाषाएं हैं। इनके अंतर्गत ही सभी बोलियां आएंगी। जो 18 बोलियां हैं वो इसके अंतर्गत ही आएंगी। इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि एक आपको कल की मॉर्निंग क्लास में एक ईमेल मैं बता दूंगी। गुड इवनिंग नीलम जी। तो एक ईमेल बताऊंगी, ईमेल आईडी। तो आपकी जो भी क्वेश्चंस हो या आपको जो भी पीडीएफ जिस भी वीडियो से संबंधित, जिस भी क्लास से संबंधित चाहिए हो, तो या आपका कोई भी सुझाव हो या जो भी आपके संशय हो जिस भी क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक पर, आप वहाँ पे मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो फेसबुक वगैरह ये सब नहीं यूज करते हैं। तो
करते भी हैं तो फिर कांटेक्ट करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सबको आती है, तो ईमेल आप करके पूछ सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी मैं कल बताऊंगी आपको। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा और बिहारी और पहाड़ी उपभाषा। अब बात करते हैं हिंदी की बोलियां। तो जो हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था, जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। तो हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत 18 जो बोलियां आती हैं, उन्हीं को आज हम विस्तार से समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी उपभाषा, तो इसके अंतर्गत ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, कोरबी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, और बुंदेली और बांगरू जिसे हरियाणवी बोलते हैं। और इसके अलावा पूर्वी हिंदी उपभाषा की जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी उपभाषा की है मेवाती, मालवी और मारवाड़ी जिसे मेवाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और जयपुरी, तो जयपुरी की ये उपबोलियां हैं हाड़ौती और ढूंढाड़ी। और उसके बाद है बिहारी उपभाषा। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 बोलियां आती हैं। और पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आती है। तो ये कुछ कुछ बोलियां हैं, 18 बोलियां जो हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। जैसे हिंदी है और हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। उसमें जो प्रांतों के आधार पर, वह बोले जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर हिंदी को विभाजित किया गया है 5 उपभाषाओं में। तो उन्हीं 5 उपभाषाओं में की सभी जो उपभाषाएं हैं उनकी 18 बोलियां हैं, तो जो यहाँ पे दी गई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और या फिर नोट कर लें। और अगर पीडीएफ चाहिए है तो वो आप मेल करके मांग सकते हैं। कल मेल आईडी आपको सुबह बता दी जाएगी। और अब बात करते हैं भाषा शास्त्रीय दृष्टि से। जो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से, वैसे तो हम ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में ही डिस्कस करेंगे कि जो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर क्या है। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि आज बोलियां ही हैं 18, तो इन सभी को के बारे में चर्चा करने में ही काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर हिंदी के अंतर्गत केवल 2 उपभाषाएं आती हैं। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी और दूसरी है पूर्वी हिंदी। और इन दोनों के अंतर्गत आने वाली 8 बोलियां ही तब हिंदी की बोलियां मानी जाएंगी। तो अगर भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अगर पूछा जाए तो केवल 8 बोलियां ही मानी जाएंगी। और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसी को हिंदी कहा है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे भाषा विद्वान, उन्होंने जो ये भाषा शास्त्रीय दृष्टि से जो वर्गीकृत किया गया था पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में, तो उसके अंतर्गत 8 बोलियां मानी गई थी, उन्हीं को ही उन्होंने हिंदी माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जो 8 बोलियां हैं और इससे संबंधित जो भी ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस हम करेंगे ही, ये अलग से ही टॉपिक ले लेंगे। अब बात करते हैं पर निश्चित अर्थ। तो हिंदी का जो पर निश्चित अर्थ है वो क्या है। तो हिंदी का एक अन्य पर निश्चित अर्थ भी है जिसका मूल आधार खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली की दृष्टि से अगर उसको देखा जाएगा तो वो उसका पर निश्चित अर्थ होगा। यानी इस दृष्टि से हिंदी उस भाषा को कहेंगे जो हिंदी प्रदेश के नगरों की भाषा है और जिसे खड़ी बोली हिंदी कहा जाता है। तो परिनिश्चित हिंदी वो होगी जिसे मानक रूप प्रदान कर दिया गया है और जिसे आप जो रेडियो, दूरदर्शन और जो हमारी सरकारी दस्तावेज वगैरह होते हैं उनमें जो प्रयोग भाषा होती है, खड़ी बोली हिंदी जो है उससे माना जाएगा। ये वैसे तो 5वां टॉपिक इसका यही है, हमारी इकाई फर्स्ट का 5th टॉपिक यही है, जिसमें मानक हिंदी, परिनिश्चित हिंदी, ये सभी उसमें हम चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय एवं उनका क्षेत्र।
तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं और उनका कौन सा क्षेत्र है, ये सभी को याद रखना है। इस बार नेट में क्वेश्चन एक आया भी था, शायद वो बिहारी हिंदी से था कि मागही का क्षेत्र क्या है, कुछ इस तरह से, किसकी उपभाषा है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था। किस उपभाषा की बोली है आया था, जिसमें वो बिहारी उपभाषा की बोली थी। तो पहली उपभाषा जो बोली है ब्रज भाषा। तो पश्चिमी जो है उसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जिन जिलों में ये मुख्यतः बोली जाती है, जिस क्षेत्र में ये मुख्यतः बोली जाती है, वो हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, धौलपुर, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, बदायूं। ये सभी जो हैं, इससे अलग भी और भी ज़िले हैं और भी क्षेत्र है, लेकिन जो मुख्य ज़िले हैं वो मैंने यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन क्षेत्रों में, इन जिलों में मुख्यतः ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा की जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है, तो इसमें शब्दों का औकारांत होना हो, तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो औकारांत पर आधारित होती है। जैसे आयो, गयो, भलो, कारो, पियरो। तो ये जो वर्ड हैं, इनमें आपको समझ में आ गया होगा कि औकारांत क्या होता है, किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये जो है मध्यकाल में ये साहित्य में भी प्रयोग होने लगी थी, तो इसीलिए इसे ब्रज भाषा कहा जाने लगा था, क्योंकि ये करौली, बदायूं और ये ब्रज के आसपास की भाषा थी, इसलिए। अब बात करते हैं कन्नौजी। तो कुछ लोग इसे ब्रज भाषा का ही एक उपरूप भी मानते हैं। तो वैसे ब्रज भाषा जो थी उसका जन्म सौरसेन अपभ्रंश से हुआ था, जो हमने पहले आपको बताया था, और जिसका उल्लेख, वैसे तो ब्रज भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, इससे अलग श्रीमद् भागवत में भी है। श्रीमद् भागवत पुराण जो है वह हरिवंश पुराण में भी है। और जो ब्रज का सामान्य अर्थ जो देखें, शाब्दिक अर्थ जो देखें, वो है गौ स्थली, यानी जहाँ गायें रहती हैं। ये ब्रज भाषा के बारे में बता रही हूँ आपको कि ब्रज का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गौ स्थली। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जहाँ पर गायें रहती हैं, जिसका अर्थ है, तो इसको बोलने वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं। और इसमें ब्रज भाषा के कुछ कवि हैं, सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ रत्नाकर जो हैं, ये सभी ब्रज भाषा के कवि हैं। तो वैसे तो ब्रज भाषा का मैंने बता ही दिया कि ओकारांत शब्दों की इसमें प्रधानता होती है। इसमें ए और ओ जो होता है, इसको बड़ी ए जो बोलते हैं और ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करेंगे कन्नौजी। तो कुछ लोग इसे, जो कन्नौजी को ही ब्रज भाषा का एक उपरूप मानते हैं। इसके प्रमुख जिले हैं फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, शाहजहाँपुर, हरदोई, मैनपुरी। तो ये इन जिलों की, इन क्षेत्र की भाषा मानी जाती है। और इसमें ओकारांत शब्दों की प्रधानता होती है, जैसे आओ, गओ, भलो, कारो, पीरो। तो इस टाइप से शब्द प्रयोग किए जाते हैं कन्नौजी बोली में। और इसकी जो ध्वनियाँ हैं, उसमें हा का लोप हो जाता है। जैसे साथ है, उसमें साथ हो जाएगा, हाथ है तो वहाँ हाथ हो जाएगा। तो ये सब कुछ हैं शब्द। बाकी इसको पांचाली भी कहा गया है, किशोरी दास वाजपेयी जी ने इसको पांचाली भी कहा है। और इसका जो कन्नौजी का विकास भी सौरसेनी प्राकृत की पांचाली प्राकृत से हुआ है। अरे रिप्लाई मुझसे मिस हो गया, कौन से सर ने किया था। चलिए अब बात करते हैं बुंदेली। तो बुंदेली क्षेत्र में बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, सिवनी, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद।
तो ये होशंगाबाद के आसपास की भाषा है बुंदेली। तो ये पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियां हैं। जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा जो है उसकी बोली है बुंदेली। तो ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसके आसपास की है। जो बुंदेला राजपूतों का प्रदेश जो होने की वजह से इसे बुंदेलखंड उसका नाम पड़ा, और उसी वहाँ की ही बोली को बुंदेली बोली कहा जाता है। तो इसके प्रमुख ज़िले भी मैंने बता ही दिए आपको, और तो इससे संबंधित कुछ ज़्यादा है नहीं। वैसे तो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो कवि थे वो तुलसीदास, केशव दास, बिहारी और ठाकुर ये सभी थे। और बुंदेली पर भी ब्रज अथवा अवधि का प्रभाव माना जाता है। तो इसमें जो कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के रूप में बदल जाता है। ये कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब देखते हैं बांगरू। तो इसे हरियाणवी भी कहते हैं क्योंकि यह प्रमुख रूप से हरियाणा में बोली जाती है। बांगरू जो है इसको आप हरियाणवी भी कहते होंगे, कहीं कहीं हरियाणवी लिखा रहेगा जहाँ पे आपकी बोलियाँ होंगी वहाँ पे। ये इसे हरियाणवी भी कहते हैं क्योंकि ये प्रमुख रूप से हरियाणा में बोली जाती है। बांगर उस प्रदेश को कहते हैं जहाँ की भूमि ऊंची हो अर्थात और बाढ़ में ना डूब सके। तो बांगरू उस स्थान को कहा गया है जहाँ की भूमि थोड़ी ऊंची हो और बाढ़ में नहीं डूब सके। तो हरियाणवी और बांगरू यहाँ पे आपको पता याद रखना है कि दोनों एक ही बोली के नाम हैं। तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ तो आज तो मुझे ज़्यादा ही साफ दिखाई दे रहा है रंजू मैम। क्या और सभी को भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आज तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है, बाकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो, अगर किसी और को भी साफ नहीं दिख रहा है वो भी बताएं कि एक बार कंफर्म करें कि सभी को साफ दिख रहा है कि नहीं। इसके जो प्रमुख ज़िले हैं बांगरू के वो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद। हाँ, आज तो मैम रंजू मैम आज तो कोई इसमें फ़ॉन्ट की भी कुछ मिस्टेक नहीं मिलेंगी आपको। कई बार विद्या लिखते थे तो वो कई अक्षरों में बढ़ जाता था, तो आज तो वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रमुख ज़िले जो हैं वो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, धौलपुर, गुड़गांव, भरतपुर, करौली और बदायूं। इन सभी ज़िलों में, इन सभी क्षेत्रों में जो बांगरू भाषा बोली जाती थी। यानी दिल्ली के जो देहात क्षेत्र था वहाँ पर हरियाणवी बोली जाती है। जैसे हरियाणा प्रांत में पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव ये सभी जो क्षेत्र है यहाँ पर हरियाणवी बोली जाती है। और बांगरू की जो मूल प्रवृत्ति है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ जो होती हैं उसकी अधिकता उच्चारण में है, जहाँ पे ना की जगह ड़ा हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कौन, नॉर्मल हिंदी में कहेंगे कौन, तो वहाँ की भाषा में बांगरू भाषा में या हरियाणवी भाषा में कहा जाएगा कौड़। हरियाणवी बोली में कौड़ कहा जाएगा। और पानी को पानी कहा जाएगा, राजा को राजा कहा जाएगा और भीतर को भित्तर। तो ये सब कुछ बांगरू की जो विशेषताएं हैं। तो अगर रंजू मैम फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉब्लम है तो मैं एक बार चेक ज़रूर करूँगी क्लास के बाद, लेकिन कर पाऊँगी। तो इसके बाद है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। ये इसका जो क्षेत्र है वो मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर है। तो ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली को इसे कौरवी भी कहते हैं। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे ड़ा का प्रयोग क्रियाओं में प्रमुखता से होता है, जैसे करना, जाड़ा, खाड़ा, आड़ा। तो ये ज़्यादा प्रयोग होते हैं खड़ी बोली में। जैसे कुछ इसको हरियाणवी से भी संबंधित मान सकते हैं क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ये खड़ी बोली का क्षेत्र इधर हरियाणा के आसपास का ये है, इधर दिल्ली के आसपास का है। तो जिसमें ड़ा का प्रमुखता से प्रयोग होता है और इसमें व्यंजन द्वित की प्रवृत्ति भी इस बोली में
मिलती है, यानी बेटी, जाता, खाता, छोटा, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं यहाँ की बोली में, खड़ी बोली में। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। तो जो 14वीं शताब्दी के में सबसे पहले अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया था। और वैसे तो 16वीं और 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रज भाषा और अवधी का आधिपत्य रहा था, परंतु उसके बाद खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। और जो हम लोग सभी मानक रूप इसको दिया गया था, जो हम सभी प्रयोग करते हैं, शिक्षा का जो माध्यम है, ये सभी खड़ी बोली का ही हम लोग अध्ययन करते हैं। अब बात करेंगे अवधी। तो अब पूर्वी हिंदी की ये बोली है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। 3 बोलियां जो हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे अवधी। यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है जो अवध क्षेत्र में बोली जाने के कारण अवधी कहलाती है। तो अवधी जो है ये अवध के आसपास की बोली है। जैसे इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी, ये सभी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली जो है अवध के क्षेत्र हैं। और इसका जो इसमें विशेषतः ईया प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे बिलैया और चरपैया, तो ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है अवधी में। तो ये थे जिले कुछ हैं अवधी से संबंधित जिन्हें ध्यान रखना है। और अवधी में कुछ लिखी हुई रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस जिसे तुलसीदास ने लिखा था, पद्मावत जिसे जायसी ने लिखा था, और भक्तमाल जिसे नाभादास जी ने लिखा था, और मृगावती जिसे कुतुबुन ने लिखा था। ये सभी अवधी की जो प्रमुख रचनाएं और उनके कुछ कवि थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये तो हम आगे जाके पढ़ ही लेंगे कि कौन से कवि या साहित्यकार अवधी के साहित्यकार थे। तो बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो अवधी से यही थी। इसमें जो ईया प्रत्यय का प्रयोग अधिकता में मिलता है, जैसे, और जो बिलैया और चरपैया तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इससे अलग जो है वो ए का उच्चारण जो आई हो जाता है और ओ का उच्चारण औ हो जाता है। जैसे कैसा, तो कैसा को कैसे कहेंगे कैसा, और पैसा को पैसा। तो जैसे कहीं पे आ जाता है कुछ पंक्ति की इसकी भाषा क्या है, तो वो समझने में आसानी होगी अगर हम इसकी कुछ विशेषताएं ये ध्यान रखेंगे। और अब बात करते हैं बघेली। तो अवधी बोली के दक्षिण का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की जो बोली है उसे बघेली बोली कहा जाता है। तो बघेलखंड में जो बघेल राजा थे उन राजाओं की वो बघेलखंड राजधानी था। सॉरी, उसका जो बघेलखंड जो राज्य है उसकी राजधानी रीवा थी। और वहाँ पर बघेल राजाओं का प्रभुत्व था। और इससे जो स्थान है जहाँ पर बघेली बोली बोली जाती है वो है रीवा, दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट। ये कुछ इसके प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर बघेली बोली जाती है। और इससे अलग भी होंगे, मिर्ज़ापुर में भी बोली जाती है, और नागौर में भी, सतना में भी, मैहर में भी बोली जाती है। तो कुछ कुछ इसके जो प्रदेश हैं, स्थान है, राज्य हैं, कुछ क्षेत्र हैं, मुख्तलिफ क्षेत्र कहा जाएगा, प्रदेश तो नहीं कहा जाएगा अब। तो और इसका विशेष क्या है कि ये अवधी का ही एक उपरूप माना जाता है। ये अवधी बोली जो बोली जाती थी अवध के आसपास का जो दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे बुंदेलखंड कहा जाता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा बघेली से संबंधित। तो जो कुछ लोग हैं वो ही मानते हैं कि जो ये स्वतंत्र बोली नहीं है, ये अवधी का ही एक उपरूप है, जिसमें इसमें क्या होता था कि वा और का बा हो जाता था। जैसे आवा है तो उसका हो जाएगा आबा। और इसमें आदिवासियों की शब्दावली जो है उसकी बहुलता है। और विशेषण के साथ हा प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कम हा, सुंदर हा,
इन सभी जो प्रत्यय का प्रयोग होता था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी राज्य इस बोली का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। इसे लरिया, खटोली, खलताही भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है इसको बोली जो है इसे लरिया, खलोटी और खलताही भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी को। क्या कहा था सर ने? तो इसका जो क्षेत्र है वो रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, राजनांदगांव और खैरागढ़ और रायगढ़ और सरगुजा है। ये जो जगह हैं ये छत्तीसगढ़ी बोली की का क्षेत्र है। और इसका जो विशेषता है वो का उच्चारण खा के रूप में हो जाता है। जैसे इलाका है तो वो इलाखा हो जाएगा, इलाखा। तो ये सभी जो हैं ये पूर्वी हिंदी की तीनों बोलियां थी। और छत्तीसगढ़ी में दुर्ग भी है, बिल्कुल दिनेश जी ने शायद आंसर किया था। तो ये दुर्ग की भी भाषा है। और आप में से कई ऐसे होंगे जो इन सभी जो बोलियों से संबंधित भी होंगे। आपके ही क्षेत्र की किसी किसी की क्षेत्र की ये बोलियां भी होंगी। तो अब बात करते हैं भोजपुरी। तो बिहार के शाहाबाद जिले के एक कस्बे का नाम जो है वो भोजपुर है और इसी के आधार पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा है। ये जो भोजपुरी नाम दिया गया है वो बिहार के जो शाहाबाद जिले में एक कस्बा है भोजपुर, उसके आधार पर इसका नाम भोजपुर पड़ा है, भोजपुरी पड़ा है। और उसका जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश तथा बिहार है। तो इसका क्षेत्र तो काफ़ी विस्तृत है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा उसमें नहीं बांट के। ओके, आप ब्रजभाषा से हैं यानी अलीगढ़ से हैं। ओके ओके सर। तो सभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और इसकी जो विशेषता है तो भोजपुरी में भूतकालिक क्रिया रूप प्राय लकारांत होते थे, जैसे आइल, गइल, भइल। तो ये तो नॉर्मल समझ ही में आ जाता है कि जो भोजपुरी के जो कुछ शब्द हैं आइल, गइल, लकारांत का प्रयोग होता है। और भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है, जिसमें जो कबीर हैं, धर्मदास हैं, धड़ीदास हैं, तो इन सभी की भाषाओं पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव रहा है। तो जिसमें इसमें एक भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं जो होती हैं वो इकारांत में बोली जाती हैं। जैसे बहन जो है उसको बहिन बोला जाएगा, बहिनी। और आग को आगे। और भोजपुरी में रा का लोप हो जाता है। जैसे लड़की है तो उसको लड़की कहा जाएगा और लड़का है तो लड़का कहा जाएगा। ये कुछ वहाँ की जो बोली की विशेषताएं हैं, भोजपुरी बोली की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं मगही की। तो ये बोली जो है बिहार में बोली जाती है ये भी। और इसका क्षेत्र है गया, पटना, हजारीबाग और मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर, रांची, सारण। तो इससे अलग भी क्षेत्र जैसा नहीं है कि जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ इतने ही क्षेत्र में ये बोली जाती हैं। कुछ कुछ भाषाएं आप ऐसा ना सोचें कि बस जितने मैंने ज़िले लिखे हैं या क्षेत्र लिखे हैं बस इन्हीं में ही बोली जाती है। इससे अलग भी कुछ क्षेत्र में बोली जाती हैं भाषाएं, लेकिन एक मुझसे हो गया तो मैंने वो उतना प्रयोग यहाँ पे कर लिया है। जैसे गया, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर, रांची और सारण। तो इनका मैंने यहाँ पे प्रयोग कर लिया है। तो इन्हीं क्षेत्र जो क्षेत्र हैं ये सभी मगही के अंतर्गत आएंगे। जो मगही बोली जो बोली जाती है वो मगध क्षेत्र की बोली है और जो ये बिहार में बोली जाती है। और मागधी जो है अपभ्रंश है उसी से ही मगही का विकास हुआ है। और इसमें भी जो लोक साहित्य इसमें प्रभुत्व मात्रा में काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। अब बात करेंगे मैथिली। तो मिथिला प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम मैथिली पड़ा है। और इसका एक दूसरा नाम भी है तिरहुतिया। मैथिली का दूसरा नाम है तिरहुतिया। ये आप में से शायद कुछ लोगों को ही पता होगा। तो
इस बोली का जो क्षेत्र है वो है बिहार के चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जिलों में ये बोली जाती है। और ये अगर इसे साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो ये पर्याप्त समृद्ध भाषा है, क्योंकि विद्यापति जो थे उन्होंने पदावली इसी बोली में लिखी है। काफ़ी ये भाषा से साहित्य दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध भाषा है, जिसमें नागार्जुन ने जो जो यात्री करके लिखते थे वो भी हिंदी के साथ साथ मैथिली के एक महान कवि थे। और अब बात करते हैं मारवाड़ी। तो ये राजस्थानी हिंदी की बोली है जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण मारवाड़ी कहलाती है। आप में से कई लोग हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जिसमें मारवाड़ी जो है वो उपभाषा कई बोलते होंगे। और कई बार किसी किसी ने पूछा भी है मुझसे कि मैम आपको मारवाड़ी आती है क्या। तो मारवाड़ी जो है वो उपभाषा, ये राजस्थानी हिंदी जो है उस उपभाषा के अंतर्गत आती है, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये सभी आती हैं। तो ये राजस्थानी हिंदी की एक बोली है जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण मारवाड़ी कहलाती है। तो राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग में मारवाड़ी बोली जाती है। इसका क्षेत्र है जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये जो क्षेत्र हैं इसके हैं मारवाड़ी हिंदी के क्षेत्र हैं, मारवाड़ी बोली के क्षेत्र हैं, जो कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। शेखावटी, सिरोही और बीकानेरी, ये जो इसकी बोलियां हैं, ये जो नीचे दी गई हैं, ये मारवाड़ी की उपबोलियां कही जा सकती हैं। ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। उपबोलियां भी महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखें। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो मारवाड़ी है वो जोधपुर और उसके आसपास की भाषा है, जिसमें मैंने बताया है कि ज़्यादा अधिकतर मैंने क्षेत्र इसका प्रयोग कर ही लिया है आपको। और मारवाड़ी का जो प्राचीन नाम था वो था मरु भाषा। तो मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है और इसकी लगभग 14 उपबोलियां हैं। तो जिसमें जो प्रमुख मैंने उपबोलियां प्रयोग की हैं यहाँ पे लिखी हैं शेखावाटी, सिरोही और बीकानेरी। तो मारवाड़ी में करण और अपादान कारकों में सू, ऊ तथा संबंध कारक में मैं, माई आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और अब बात करेंगे मेवाती। तो मेव लोगों की बोली होने के कारण इसका नाम मेवाती पड़ा है। तो मेघ जाति के जो लोग थे, मेओ जात के, मेव या मेओ जो होता है, मेओ जात की जो वहाँ पे राजस्थान में जहाँ निवास करती थी, तो उस क्षेत्र को मेवात कहा जाता था और वहाँ की जो बोली थी उसे मेवाती कहा। इसका जो क्षेत्र होगा ये कुछ गुणों बोली जाती है। इन सभी जो क्षेत्र ये सभी मेवाती। तो काफ़ी रचनाएं की गई हैं मेवाती में भी। वैसे साहित्य का अभाव ही है, लेकिन मेवाती में भी साहित्यिक रचनाएं कुछ कुछ लिखी गई हैं। अब बात करेंगे मालवी। तो ये सभी राजस्थानी हिंदी की राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती ये सब। तो मालवा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मालवी कहा गया। तो ये जो इसका जो क्षेत्र है तो ये दक्षिणी राजस्थान है और उत्तरी मध्य प्रदेश। तो दक्षिणी राजस्थान का बूंदी और झालावाड़ जो स्थान है वहाँ पर बोली जाती है। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से ये बोली जाती है और उत्तरी मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर, उज्जैन और रतलाम में बोली जाती है। मालवी बोली जो है वो इन स्थानों पर बोली जाती है। और मालवी में भी जो साहित्य का अभाव ही रहा है। और अब बात करेंगे जयपुरी। तो जयपुरी बोली को दूडाही और दूडाही आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये उसके कुछ अन्य नाम हैं। और इसका क्षेत्र जो है वो कोटा, बूंदी आएगा। तो जो जयपुर के शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में तो ढूंढाही और
ढूंढा ही बोली जाती है। ये हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा रॉन्ग हो, पर ये आपको लिखा है तो इसे शायद समझ में आ जाएगी। ये दा नहीं होगा, ढा ही होगा। और क्योंकि सभी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा सा तो कुछ कुछ अपना स्थानीय भाषा का भी कुछ कुछ प्रभाव रहता है। तो और इसकी उपबोली जो है वो है हाड़ौती। जयपुरी की उपबोली है हाड़ौती। और जो सही आ रहा है, ओके दिनेश जी, शायद आ रहा है मेरे को, हो सकता है, बिल्कुल समझ में आ रहा तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी कोशिश तो वैसे रही है, शुद्ध ही प्रोनाउंसिएशन होता है। बाकी फिर भी अगर कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्थानीय भाषा के होते हैं तो उनमें हो सकता है सेम उच्चारण ना हो। तो अब बात करेंगे कुमाऊनी। तो इस बोली का क्षेत्र कुमाऊं है, जो अब उत्तराखंड में है। और कुमाऊं में बोली जाने के कारण इसका नाम कुमाऊनी पड़ा। तो कुमाऊं का जो पुराना नाम था वो कूर्मांचल था। तो इसके इसका जो क्षेत्र देख लेते हैं, उत्तरकाशी, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का इसी प्रकार जो स्नेह प्राप्त होता है तो उससे मुझे थोड़ा और इंकरेजमेंट मिलता है, ऐसा लगता है और अच्छा करके दूं और अधिक आपके लिए कुछ कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इस बोली का जो क्षेत्र है कुमाऊनी बोली का, वो उत्तराखंड है, और ये कुमाऊं में बोली जाने के कारण इसका नाम कुमाऊनी पड़ा था। तो और कुमाऊं का पुराना नाम मैंने बताया है कूर्मांचल था, और जो कि अब उत्तराखंड में है अब। और तो इसके कुमाऊनी के जो क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। वो हैं उत्तरकाशी, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो कुमाऊनी यहाँ पे बोली जाती है। और कुमाऊनी की 12 उपबोलियाँ हैं, लेकिन ये पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोली है, जिसमें खस एक प्रमुख उपबोली है। जो खस जो है वो कुमाऊनी की एक उपबोली है, जो बहुत ही प्रमुख है, इसको ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं गढ़वाली। तो यह भी पहाड़ी बोली है, जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाने के कारण गढ़वाली कही जाने लगी है। तो गढ़वाली भी पहाड़ी हिंदी का ही एक रूप है, बोली है, जिसमें इसका पहाड़ी हिंदी का विकास जो है वो खस प्राकृत से हुआ है। तो यह भी पहाड़ी बोली है, जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाने के कारण गढ़वाली कही जाने लगी। और इसका जो क्षेत्र है वो है उत्तरकाशी, टेहरी, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, बद्रीनाथ, दक्षिण नैनीताल, देहरादून और मंसूरी। इसका जो क्षेत्र है वो ये सभी प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर गढ़वाली बोली जाती है। तो यहाँ का भी जो लोक साहित्य वो बहुत ही समृद्ध है, पर्याप्त समृद्ध है। जो लोक साहित्य जो है वो गढ़वाली में लिखा हुआ लोक साहित्य। और इसमें कुछ उत्तराखंड और गढ़वाल के क्षेत्र में आती, जहाँ के कुछ जिले भी हैं, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, ये सभी हैं, इन्हें ध्यान रखें। अब बात करेंगे नेपाली। तो वैसे तो नेपाली जो है एक भाषा है जो नेपाल में बोली जाती है। सभी को पता होगा कि नेपाली एक भाषा है जो नेपाल में बोली जाती है, किंतु इसे बोलने वाले, राकेश जी नमस्कार, आज आप बिल्कुल क्लास के एंड में आए हैं, तो अब तो समाप्त होने वाली। किंतु इसे बोलने वाले लोग हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा और जौनसार, सिरमौर आदि हैं। तो ये नेपाली जो है वो भी भारत में बोली जाती है, और जो कि एक प्रमुख वो पहाड़ी हिंदी की उपभाषा की बोली है। तो इसको भी ध्यान में रखना ही है कि इसे बोलने वाले जो लोग हैं वो हिमाचल के शिमला, मंडी, चंबा, अरे राकेश जी सॉरी की कोई बात नहीं है, तो ये सभी इसके क्षेत्र हैं, नेपाली के, नेपाली बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं। वैसे तो इन हिंदी बोलियों का और इन सभी का मैंने संक्षिप्त परिचय दे ही दिया है। तो अगर इसके बाद भी अगर किसी को कुछ समस्या आती है तो उसके लिए मैं
आपको एक ईमेल आज तो नहीं, लेकिन हाँ कल सुबह ज़रूर बता दूंगी, तो आप मेल करके अपने क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी समस्याएं बता सकते हैं, आपका सुझाव दे सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हो जाएं आज की क्लास से संबंधित। तो मालवी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बताएं। मालवी जो है, ओ आपका 1 क्वेश्चन से JRF नहीं हुआ, सो सैड। चलिए, जब इस बार कुछ मेरिट भी हाई रही थी दिनेश जी। अरे सर क्यों नाराज हैं आप, दिनेश जी बताएं। तो इस बार मेरिट कुछ हाई रही थी, जो पिछली बार का जो ध्यान में रख के कुछ कुछ तैयारी अगर की होगी, पिछली बार की परसेंटेज को ध्यान में रख, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा आपने किया है, बहुत अच्छा किया आपने दिनेश जी। बताएं राकेश जी, आपकी क्या समस्या है। तो मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बताएं। व्हाट्सएप लिंक नहीं मिला, व्हाट्सएप लिंक तो मैंने फेसबुक पर आपके कमेंट के नीचे ही दिया था। तो चलिए मैं सुबह कल ईमेल बताऊंगी, तो उसके, या फिर आप एक काम करिए, अभी जो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप उसमें कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उसके नीचे ही आपको बता दूंगी व्हाट्सएप लिंक, क्योंकि व्हाट्सएप लिंक मैं हटा देती हूँ, क्योंकि कई बार मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसे लोग भी जुड़ जाएं जो किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि व्हाट्सएप पर सबके पर्सनल नंबर होते हैं। तो कई मैम हैं जो गर्ल्स हैं, उन सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं व्हाट्सएप लिंक हटा देती हूँ वहाँ से, क्योंकि हर कोई अपनी प्राइवेसी शेयर जो सिक्योर होनी चाहिए हर किसी गर्ल की, तो पता नहीं होता कि कौन सा पर्सन कैसा है। ओके, आपको लिंक चाहिए हैं सारे, तो डिस्क्रिप्शन में जो बाकी सारे लिंक तो हो जाएंगे, तो मैं ईमेल बता आईडी दूंगी, तो आपको सबको मेल कर दूंगी, आप जो भी मेल मुझे करेंगे तो वो मैं आईडी आपको कल सुबह बताऊंगी सुबह की क्लास में। तो क्योंकि बाकी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएंगे लिंक, लेकिन बस जो व्हाट्सएप से संबंधित है व्हाट्सएप में शेयर नहीं करती हूँ किसी से, क्योंकि उसमें मेरा भी पर्सनल नंबर होता है, और जो मैम है सभी जुड़ी हुई है मेरे साथ, उन सब का भी पर्सनल नंबर है, तो मुझे ये थोड़ा प्राइवेसी को ध्यान में रखकर मैं व्हाट्सएप का लिंक ऐसे इस पर यूट्यूब पर शेयर नहीं करती हूँ, ना ही नंबर बताती हूँ ऐसे। तो जो जेन्युइन लोग हैं वो ही मुझसे जुड़े, मैं बस इतना चाहती हूँ। वहाँ ज़्यादा हम डिस्कशन वैसे भी नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सभी मैम जो हैं किसी का भी नंबर कहीं जाए तो वो ठीक नहीं है, कुछ कुछ मुझे ठीक ये सब बातें ठीक सी नहीं लगती, बस पता नहीं पर्सनली मेरा कुछ है, तो मैं वहाँ शेयर नहीं करना चाहती हूँ व्हाट्सएप नंबर। तो ईमेल दे दूँगी, तो आपको पर्सनल में मैसेज कर दूँगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको भी मैं लिंक दे दूँ। बाकी यूट्यूब पे मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए सॉरी। बाकी अगर मैं वैसे मैंने फेसबुक पर आपको दिया हुआ है लिंक, आप एक बार को कमेंट नहीं मिल रहा है तो मेंशन कर सकते हो, लेकिन बाकी ईमेल तो कल डेफिनेटली दूंगी ही, तो उसमें आप अपना मेल ज़रूर मुझे भेजें, तो मैं उसमें आपको सारे लिंक दे दूँगी। बाकी आपकी कमेंट के नीचे मुझे बिल्कुल याद है, मैंने 2 बार कमेंट किया है उसमें। तो अब आज का प्रश्न ले लेते हैं कि मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, दिनेश जी राइट आंसर। तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखे हैं, ऑप्शन का तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है ऑप्शन देना, फिर भी मैं दे देती थी 2-3 दिन से। तो मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, ये आज के क्वेश्चन जो भी हैं वो कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये मालवी जो है वो राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। और राजस्थानी हिंदी उपभाषा की जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये बताएं, हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं बताएं। दिनेश जी राइट आंसर, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं बताइए। बिल्कुल राकेश जी राइट आंसर, हिंदी की जो है ये 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 जो हैं उपभाषाएं हैं। ध्यान में रखें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब
एक एक क्वेश्चन से एक एक मार्क्स से आप रह जाते हैं नेट में या किसी भी JRF के लिए। 18 बोलियां हैं। बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बताएं। बघेली जो है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बताएं। पश्चिमी हिंदी की या पूर्वी हिंदी के? ऑप्शन भी दे दिए अब तो। बघेली का बताएं। बिल्कुल दिनेश जी, राइट आंसर। तो बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिल्कुल राकेश जी, राइट आंसर। और अवधी बोली के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है? अवधी बोली है, इसके दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है, बताएं। अभी मैंने बताया था, डिस्कस किया था। अवधी बोली के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है? हरियाणा या बुंदेलखंड? चलिए ऑप्शन भी दे दिए हैं अब तो। अवधी बोली के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है, बताएं एक बार। तो उसके दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है बुंदेलखंड, जहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती है, जो कि बिल्कुल बुंदेलखंड राकेश जी, राइट आंसर है। और जो कि चलो हाड़ौती का बताएं। हाड़ौती किस बोली की उपबोली है? हाड़ौती जो है वो किस बोली की उपबोली है? हाड़ौती का बताएं, किस बोली की उपबोली है, बताएं। आंसर करें। अभी बताए हैं, बिल्कुल। बताएं हाड़ौती किस बोली की उपबोली है। एक बार फिर से देखिए, तभी याद हो पाएगा। शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जल्दी आपको याद हो पाएगा। एक बार नोट्स भी बनाते चलें साथ के साथ, तो किसी का भी मुझे नहीं लगता आंसर आया है सही से। और भी किसी को आंसर करना हो, बताएं। तो चलिए, जो भी जिनसे भी मिस हुआ है वो एक बार ज़रूर देखें वीडियो, और फिर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करें कि ये किसकी बोली है। ऑप्शन बता दी तो सर बता ही लेंगे आज का आंसर। ये एक क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको बताना है मुझे एंड में, कि हाड़ौती जो है वो किस बोली जो है उसकी उपबोली है। क्योंकि आज मैंने मारवाड़ी और ये जो मेवाती हैं इन सभी की उपबोलियां भी बताई हैं आपको। हाड़ौती जो है वो जयपुरी जो भाषा है उसकी बोली है, जयपुरी बोली की उपबोली है ये। तो आज का वीडियो आधारित था उपभाषा और बोलियों से संबंधित, उनकी बोलियों से संबंधित। तो अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो